प्राचीनतम भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त करने में मूर्ति कला का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल के अंदर जो मूर्तियां हमें सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से ही मूर्तियां जो हमें प्राप्त होनी प्रारंभ हो गई। तो छात्रों, तो प्राचीन काल में मूर्तियों का जो सही ढंग से जो मूर्तियों का निर्माण हुआ वो कुषाण काल से मूर्तियों का निर्माण माना जाता है, परंतु हमें जो मूर्तियां हैं वो सिंधु सभ्यता से ही हमें प्राप्त होनी शुरू हो गई। सिंधु सभ्यता में हमें मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई तथा जो ये कुषाण काल है, कुषाण काल के अंदर जो मूर्तियों का निर्माण जो प्रारंभ हुआ, जो विधिवत रूप से सही ढंग से जो मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ हुआ, कब से हुआ? कुषाण काल से ये प्रारंभ हुआ। तो छात्रों, प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ होता है। प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से होता है। कुषाण काल से होता है। कुषाण कालीन मूर्तियों पर कुषाणकालीन मूर्तियों पर विदेशी प्रभाव था, जबकि गुप्त काल में बनी मूर्तियों पर विदेशी प्रभाव नहीं था। विदेशी प्रभाव नहीं था। गुप्त काल में बनी मूर्तियों पर विदेशी प्रभाव नहीं था। बरहूत, बोध गया, मथुरा, सांची, अमरावती, की मूर्तियों में जनसाधारण के जीवन जनसाधारण के जीवन की सजीव झांकी मिलती है। सजीव झांकी मिलती है। गांधार कला, मथुरा कला में मूर्तियों का निर्माण हुआ। गांधार शैली, मथुरा शैली में बड़ी मात्रा में मूर्तियों का निर्माण हुआ। बड़ी मात्रा में मूर्तियों का निर्माण हुआ। प्राचीन काल में सोना, चांदी, तांबा, कांसा, पत्थर की मूर्तियों का निर्माण हुआ। मूर्तियों का निर्माण हुआ।
हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण हुआ। देवी देवताओं की अनेक मूर्तियों का निर्माण हुआ। निर्माण हुआ। छात्रों, प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण जो कुषाण काल से माना जाता है, वैसे जो मूर्तियां हैं, मूर्तियां सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक जो स्थल है उनकी खुदाई की गई, तो वहां से भी हमें मूर्तियां प्राप्त हुई है। माता देवी की मूर्तियां वहां से हमें प्राप्त हुई है, परंतु जो विधिवत रूप से वास्तविक जो मूर्तियां जो बनाई जाने लगी उनका काल माना गया छात्रों की ये कुषाण काल से इनको माना गया है। कुषाण काल की मूर्तियों पर विदेशी प्रभाव था, जबकि गुप्त काल में बनी मूर्तियों पर विदेशी प्रभाव नहीं था। कुषाण काल पर क्या है कि विदेशी प्रभाव पड़ता है मूर्तियों पर, परंतु गुप्त काल के अंदर जो विदेशी काल नहीं अपितु जो स्वदेशी भारतीय कला थी उसके अंतर्गत जो अधिकतर मूर्तियों का जो निर्माण हुआ। भरहूत, बोध गया, मथुरा, सांची, अमरावती, कहाँ की मूर्तियां? भरहूत, बोध गया, मथुरा, सांची, अमरावती की मूर्तियों में जनसाधारण के जीवन की सजीव झांकी मिलती है। किसकी जीवन की? जो जनसाधारण है उसके जीवन की, जो सामान्य जीवन है, सामान्य लोगों का जीवन है, उसकी सजीव झांकी भरहूत की मूर्तियों से, मथुरा की मूर्तियों से, अमरावती की मूर्तियों से, बोध गया की मूर्तियों से, सांची की मूर्तियों से हमें मिलती है। गांधार शैली व मथुरा शैली, दो प्राचीन भारत के अंदर दो प्रमुख शैलियों के अंदर सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण हुआ। गांधार शैली व मथुरा शैली के अंदर जो मूर्तियों का निर्माण हुआ। प्राचीन काल में सोना, चांदी, तांबा, कांसा, पत्थर की मूर्तियों का निर्माण होता था। किस किस से होता था? धातु की मूर्तियां भी बनाई जाती थी तथा इसके अलावा पत्थर की मूर्तियों का निर्माण भी जो प्राचीन काल के अंदर हुआ। तो छात्रों, जो प्राचीन काल के अंदर सोने की मूर्तियों का निर्माण किया जाता था, चांदी की मूर्ति का निर्माण किया जाता था, कांसे की मूर्ति का निर्माण किया जाता था, पत्थर की मूर्ति का निर्माण किया जाता था, तांबे की मूर्ति का निर्माण किया जाता था, साथ ही पीतल की मूर्ति का भी निर्माण जो प्राचीन काल के अंदर किया जाता था। तो सोना, चांदी, पीतल, तांबा, कांसा, पत्थर की मूर्तियों का निर्माण प्राचीन भारत के अंदर होता था। प्राचीन काल के अंदर हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म से संबंधित देवी देवताओं की अनेक मूर्तियों का निर्माण हुआ। हिंदू धर्म के जो देवी देवता थे तो उनकी भगवान विष्णु की मूर्ति, भगवान शिव की मूर्तियों का निर्माण हुआ। इसके अतिरिक्त देवी देवता की अनेक मूर्तियों का निर्माण हुआ। छात्रों, जो गुप्त काल था, गुप्त काल के अंदर हरिहर, भगवान विष्णु, हरि का मतलब भगवान विष्णु तथा हर का मतलब भगवान शिव, हरिहर भगवान विष्णु तथा शिव की जो संयुक्त मूर्तियों का निर्माण हुआ। अर्धनारीश्वर भगवान के शिव की मूर्तियों का निर्माण हुआ, अर्थात माता पार्वती तथा भगवान शिव की जो अर्धनारीश्वर मूर्ति उसका निर्माण भी गुप्त काल के अंदर प्रारंभ हुआ। गुप्त काल में ही प्रथम बार जो त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्तियों का निर्माण प्रारंभ हुआ। तो छात्रों, मूर्ति कला से हमें तत्कालीन भारतवर्ष की जो हमें धार्मिक स्थिति का पता चलता है। जो राजा जिस धर्म से संबंधित थे उन्होंने उसी धर्म के, उसी संप्रदाय के जो देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण करवाया। तो इससे हमें पता चलता है कि कौन सा राजवंश किस धर्म से संबंधित था। तो छात्रों, हमें प्राचीन भारत की सटीक तौर पर धार्मिक स्थिति का हमें प्राचीन भारत की सटीक तौर पर धार्मिक स्थिति की जानकारी किससे प्राप्त होती है? मूर्तियों से हमें प्राप्त होती है। तो प्राचीन भारत के अंदर मूर्ति जो निर्माण कला का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान था। मूर्ति निर्माण कला के माध्यम से हम प्राचीनतम भारतवर्ष की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों, जो अगला हमारा पुरातात्विक स्रोत है वो है चित्रकला। अगला स्रोत कौन सा छात्रों? चित्रकला। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से
चित्रकला का प्रमाण प्राप्त होता है। चित्रकला का प्रमाण प्राप्त होता है। चित्रकला का प्रमाण प्राप्त होता है। आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्रों का प्रमाण भीमबेटका मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। अजंता की गुफाओं के चित्र मानवीय भावनाओं का सुंदर सुंदर चित्रण करते हैं। अजंता की गुफाओं में अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित सर्वाधिक चित्र बने। प्राचीनतम चित्रकला को प्राचीनतम चित्रकला की जानकारी भीमबेटका मध्य प्रदेश अजंता मध्य प्रदेश महाराष्ट्र एलोरा महाराष्ट्र बाग मध्य प्रदेश बादामी कर्नाटक नरसिंहगढ़ महाराष्ट्र आदि स्थानों से मिलती है। छात्रों, जो प्राचीनतम जो चित्रकला का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? प्राचीनतम जो चित्रकला है उसका प्रमाण हमें, जो भारत की प्राचीनतम चित्रकला का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से हमें जो प्राचीनतम प्रमाण हमें
प्राप्त होता है। जब सिंधु घाटी सभ्यता का के स्थानों का उत्खनन किया गया तो वहां से जो अलंकृत ईंटें हमें प्राप्त हुई तथा जो अलंकृत बर्तन प्राप्त हुए, बर्तनों पर अनेक प्रकार के चित्र बने हुए थे, पशु पक्षियों के चित्र वहां पर बने हुए हमें प्राप्त हुए सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से। तो हमें ये पता चलता है कि जो भारत के अंदर चित्रकला है, चित्रकला का इतिहास अत्यंत ही प्राचीन है तथा प्राचीन काल के अंदर जो सिंधु घाटी सभ्यता के काल के अंदर भी जो लोग थे ये चित्रों को, ये जो चित्रकला से परिचित थे। तो छात्रों, आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्रों का प्रमाण भी हमें प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्रों का भीमबेटका की गुफाओं से। जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, जो भीमबेटका की गुफाओं से हमें आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों का हमें प्रमाण प्राप्त होता है। किसका प्रमाण प्राप्त होता है? शैल चित्रों का प्रमाण प्राप्त होता है। अजंता की गुफाओं के चित्र मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण करते हैं। महाराष्ट्र के अजंता नामक स्थान पर जो बौद्ध गुफाएं हैं, अर्थात जो गुफाएं बनी हुई है, भारत की प्राचीनतम गुफाओं में से एक है। इन गुफाओं के अंदर से के अंदर जो चित्र बने हुए हैं वो मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण करते हैं। अजंता की गुफाओं में जो अधिकतर चित्र बने हुए हैं, ये अधिकतर चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित छात्रों? बौद्ध धर्म से संबंधित ये चित्र हैं छात्रों। तथा भगवान बुद्ध तथा भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र इसमें सर्वाधिक अजंता के अंदर जो हमें मिले। प्राचीनतम जो चित्रकला की जानकारी हमें प्राचीनतम जो चित्रकला की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? भीमबेटका की गुफाएं कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर। अजंता की गुफाएं कहां स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर। एलोरा की गुफाएं कहां स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर। बाघ की गुफाएं ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। बादामी की गुफाएं कर्नाटक के अंदर। नरसिंहगढ़ की जो गुफाएं हैं ये गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। तो इन्हें जो निम्नलिखित जो स्थान है, निम्नलिखित स्थानों पर जो स्थित गुफाएं हैं, इन गुफाओं से हमें प्राचीनतम जो भारत की चित्रकला की हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो छात्रों, तो इस प्रकार हम जो चित्रकला के माध्यम से भी हम तत्कालीन भारतवर्ष के इतिहास की जो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों, जो अगला हमारा पुरातात्विक स्रोत है, अंतिम हमारा जो पुरातात्विक स्रोत है वो स्रोत है छात्रों मोहरे। मोहरे मोहरे सिंधु सभ्यता के उत्खनन से सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से कई प्रकार की मोहरें प्राप्त हुई हैं। कई प्रकार की मोहरें प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता से बेलनाकार वर्गाकार, वृत्ताकार, आयताकार, शंकुकार, मोहरें प्राप्त हुई। इन मोहरों पर एक सींगी सांड, मतलब एक सींग वाला सांड, बकरी, भैंस,
हाथी, व्याघ्र, हिरण, गेंडा, आदि की आकृति मिली है, आदि की आकृति मिली है। मोहरों का निर्माण मिट्टी, सेलखड़ी, तांबा, मिट्टी, सेलखड़ी, तांबा से किया जाता था। तांबे से किया जाता था। मोहनजोदड़ो से सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक स्थल मोहनजोदड़ो से भगवान शिव, भगवान पशुपति नाथ शिव की, शिव के चित्र वाली मोहर प्राप्त हुई है। मोहर प्राप्त हुई है। छात्रों, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से हमें कई प्रकार की जो मोहरें प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता का जब हमने उत्खनन किया तो वहां से हमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर, बनावली और जो कई जो पुरातात्विक स्थल है उन पुरातात्विक स्थलों से हमें कई प्रकार की जो मोहरें हमें प्राप्त होती है। और इन मोहरों का आकार भी क्या अलग अलग था, जैसे बेलनाकार मोहर, शंकुकार मोहर तथा आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, इस प्रकार की मोहरें हमें यहाँ से प्राप्त होती है। छात्रों, जो प्राचीनतम भारतवर्ष की जो हमें आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति की जानकारी हमें इन मोहरों के माध्यम से हमें प्राप्त होती है कि मोहनजोदड़ो नामक जो स्थान है वहां से हमें पशुपतिनाथ भगवान शिव की जो चित्र वाली एक मोहर प्राप्त हुई। इससे ये पता चलता है कि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समय में भी जो भगवान शिव की आराधना की जाती थी, तो हमें धार्मिक स्थिति का हमें पता चला। इसके अतिरिक्त जो ये मोहरों का जो निर्माण होता था, मोहरों का निर्माण किससे होता था छात्रों? मिट्टी से, सेलखड़ी से, तांबे से जो मोहरों का निर्माण होता था। तो इसका मतलब ये है कि छात्रों, तांबा नामक जो धातु है उसका अत्यधिक वो प्रयोग करते थे और तांबा नामक धातु थी उसके अंदर उसने मोहर का निर्माण करवाया। इसका मतलब, इसका अर्थ ये था कि तांबा जो उस समय सबसे अधिक मूल्यवान जो धातु थी। तो छात्रों, जो हमें आर्थिक स्थिति का पता भी मोहरों से पता चलता है, धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति का भी पता पड़ता है। जो मोहरों पर एक सिंगी, सांड, बकरी, भैंस, हाथी, व्याघ्र, हिरण, गेंडा आदि जो पशु थे, तो आदि जो पशुओं के क्या थे वहां पर आकृतियां बनी मिली है हमें। तो इससे पता चलता है कि सिंधु निवासी थे। सिंधु निवासी क्या है कि इन सभी को ये जानते थे, इन सभी पशुओं से वो परिचित थे। एक सींग वाला जो सांड था उससे परिचित थे, ये बकरी से परिचित थे, भैंस से परिचित थे, हाथी, व्याघ्र मतलब शेर, व्याघ्र का मतलब क्या होता है? शेर से परिचित थे, हिरण और गेंडे से भी ये क्या थे कि परिचित थे। तो इस प्रकार से इन जानवरों से ये परिचित थे। तो इससे हमें ये जो हमें पता चलता है। छात्रों, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से कई प्रकार की जो मोहरें प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता से बेलनाकार मोहर, कौन सी मोहर हो रही छात्रों? सिंधु घाटी सभ्यता से बेलनाकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, आयताकार, शंकुकार मोहरें हमें प्राप्त होती हैं। इन मोहरों पर एक सिंगी, सांड, बेल, भैंस, हाथी, व्याघ्र, हिरण, गेंडा आदि की आकृति बनी हुई थी। मोहरों का निर्माण मिट्टी, सेलखड़ी, तांबे से किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक स्थल मोहनजोदड़ो से भगवान पशुपतिनाथ शिव, भगवान पशुपतिनाथ शिव की ये मोहर भी हमें प्राप्त हुई है। तो छात्रों, इस प्रकार से जो पुरातात्विक महत्व, जो मोहरों का पुरातात्विक
मोहरों का जो पुरातात्विक स्रोतों के अंदर अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो छात्रों, पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से हम प्राचीनतम भारतवर्ष के इतिहास की हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्राचीनतम भारतवर्ष के गौरवमय इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के अंदर पुरातात्विक स्रोतों का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। छात्रों, जो पुरातात्विक महत्व है, पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत पुरातात्विक स्रोतों के अंदर अभिलेख, मुद्रा व सिक्के तथा उत्खनन से प्राप्त सामग्री, भवन, मंदिर, स्मारक, इसके अतिरिक्त मूर्तिकला, चित्रकला व मोहरें, जो ये इसके अंतर्गत आती हैं। तो छात्रों, जो अभिलेख है, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है, अर्थात अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफिक अर्थात पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। छात्रों, जो अभिलेखों को 5 भागों के अंदर बांटा गया। कितने भाग के अंदर बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। शिलालेख, स्तंभ लेख, मूर्ति लेख, गुहा लेख तथा ताम्र लेख। तो 5 भागों के अंदर अभिलेखों को बांटा गया है। तथा ये जो अभिलेख है, ये अभिलेख साधारणतः कहाँ पर ये अभिलेख कहाँ पर प्राप्त होते हैं? शिलाओं से प्राप्त होते थे, पाषाण खंडों से प्राप्त हुए। ये अभिलेख हमें मंदिरों से प्राप्त हुए। ये अभिलेख हमें जो स्मारकों, भवनों, मूर्तियों से प्राप्त हुए। ये इस प्रकार ये अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? शिलाखंडों, पाषाण खंडों, ताम्रपत्रों, भवनों, मूर्तियों, मंदिरों, स्मारकों से हमें ये जो प्राप्त हुए। तो छात्रों, अभिलेखों के माध्यम से हम जो प्राचीनतम भारत की हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सिक्के, मुद्राएं, तो प्राचीन भारत के अंदर अनेक प्रकार की अनेक धातुओं के सिक्के चलाए जाते थे। प्राचीनतम जो सिक्के हमें मिले छात्रों को मिट्टी के सिक्के, सेल खड़ी के सिक्के भी हमें प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त सोने, चांदी, पोटीन तथा शीशे के सिक्के, तांबे के सिक्कों का प्राचीन भारत के अंदर प्रचलन था। तो इस सिक्कों के माध्यम से भी हम प्राचीनतम भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व राजनीतिक व सांस्कृतिक स्थिति का हमें पता कर सकते हैं। तो इसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। छात्रों, इसके अतिरिक्त जो उत्खनन से प्राप्त सामग्री है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो पुरातात्विक स्थल है, उन पुरातात्विक स्थलों से हमें कई प्रकार की हमें सामग्रियां प्राप्त हुई है। इन सामग्रियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उस समय के तत्कालीन भारतवर्ष अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता कालीन जो भारतवर्ष था, भारत की हम जो तत्कालीन स्थिति की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार का समाज था, वहाँ का धर्म किस प्रकार से था, वहाँ की जो प्रशासन किस प्रकार से था और वहाँ की जो रीति रिवाज, खान पान क्या था, तो उसके बारे में हमें प्राचीन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उत्खनन से प्राप्त सामग्रियों का से। छात्रों, इसके अतिरिक्त जो भारत के अंदर जो मंदिर, भवन, स्मारक बने, उससे हम तत्कालीन समय की जो शिक्षा व्यवस्था के बारे में, तत्कालीन समय की धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो राजा जिस धर्म से संबंधित थे, जैन धर्म से संबंधित राजाओं ने जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। बौद्ध धर्म से संबंधित जो राजा थे, उन राजाओं ने बौद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त छात्रों, इसके अतिरिक्त जो वैदिक धर्म था, हिंदू धर्म से संबंधित राजा थे, तो उन्होंने क्या किया? हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया। तो इस प्रकार से छात्रों, हम जो प्राचीनतम भारत की हम धार्मिक स्थिति की जानकारी हम मंदिरों के माध्यम से हम पता कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त छात्रों, जो उस समय के तत्कालीन समय के जो विश्वविद्यालयों का, पाठशालाओं का, विद्यालय का निर्माण करवाया राजाओं द्वारा, तो हम ये पता कर सकते हैं कि उस समय के अंदर की जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, जगदल विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, उदयंतपुर विश्वविद्यालय, इसके अतिरिक्त जो छात्र तक्षशिला विश्वविद्यालय, तो इन विश्वविद्यालयों के अंदर अनेक प्रकार की जो शिक्षाएं भारतवर्ष के अंदर दी जाती थी। तो इन भारत की शिक्षा व्यवस्था की जानकारी भी हमें विश्वविद्यालयों से पता चलती है। छात्रों, प्राचीन भारत के अंदर वेद, पुराण, व्याकरण, इतिहास, दर्शन, चिकित्सा, आयुर्वेद, रसायन आदि की शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके अतिरिक्त जो मूर्तिकला, चित्रकला और स्थापत्य कला की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। तो इन विश्वविद्यालयों के माध्यम से तत्कालीन भारतवर्ष की जो शिक्षा व्यवस्था के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। छात्रों, जो पुरातात्विक स्रोतों में मूर्तिकला व चित्रकला है, तो मूर्तिकला के माध्यम से तत्कालीन भारतवर्ष की धार्मिक स्थिति की पता चलता है। तो चित्रकला से हमें तत्कालीन समय की जो धार्मिक, तत्कालीन समय की सामाजिक स्थिति के बारे में
पता चलता है तथा तत्कालीन भारत की हमें धार्मिक स्थिति के बारे में भी पता चलता है। तो आदि मानव द्वारा जो चित्र बनाए गए उन चित्रों का वर्णन जो आदि मानव द्वारा शैल चित्र बनाए गए, ये भीम बेटिका जो मध्य प्रदेश की भीम बेटिका की गुफाएं थी, तो उन गुफाओं के अंदर आदि मानव द्वारा शैल चित्र बनाए गए। इसके अतिरिक्त अजंता की जो गुफाएं उनके अंदर बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रों का निर्माण हुआ। छात्रों, मोहरे जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से मोहरे प्राप्त हुई, तो इन मोहरों के द्वारा हम तत्कालीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से छात्रों पुरातात्विक जो स्रोत है, पुरातात्विक स्रोतों के अंदर अभिलेख आते हैं। अभिलेखों के अंतर्गत शिलालेख, स्तंभ लेख, मूर्ति लेख, ताम्र लेख, गुहा लेख ये आते हैं। तथा अभिलेख जो तत्कालीन भारत के पुरातात्विक स्रोत है उसके अंतर्गत अभिलेख, मुद्रा व सिक्के, उत्खनन से प्राप्त सामग्री, भवन, मंदिर, स्मारक, मोहरे, मूर्तिकला व चित्रकला आती है। तो इसके माध्यम से हम प्राचीनतम गौरवमय भारतवर्ष की संपूर्ण सटीक तौर पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों, इस प्रकार से हमारा ये आज का टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोत, तो ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।